हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लसरी जी के ट्रिक्स में। दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त अभिषेक लसरी बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ आया हूँ। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो दोस्तों, हॉकी के बारे में कुछ जानते हैं। हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है और हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को राइल में आयरलैंड एवं वेल्स के बीच खेला गया था। तो 1895, देखिए 1895 को राइल्स में आयरलैंड और वेल्स के बीच खेला गया। और हॉकी का जो पहला विश्व कप है वो कब खेला गया था? वो खेला गया था 1971 में। 1971 में। और खेला कहाँ गया था? ये बार्सिलोना में खेला गया था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब ये पूछ क्या रहा है, जो सवाल है हमारा, हॉकी का जादूगर कहा जाता है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, हॉकी के जादूगर वो दद्दा के नाम से विख्यात मेजर ध्यानचंद जी को कहा जाता है। ये आप जान लीजिए। इनका जो जन्म हुआ है 29 अगस्त 1905। 1905 इनका जन्म हुआ कहाँ था? इनका जन्म हुआ था इलाहाबाद में। ठीक है दोस्तों, तो ये जो हॉकी के जादूगर के बारे में पूछा गया है, तो ये आपका ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, यह क्वेश्चन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों, अब विटामिन के बारे में कुछ जानते हैं। देखिए, विटामिन का आविष्कार सी फंक ने 1911 ईस्वी में किया था। सी फंक ने 1911 ईस्वी में। ठीक है, अब विटामिन एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक है और इसमें कोई कैलोरी या ऊर्जा प्राप्त नहीं होता है। और विटामिन को अगर घुलनशील के आधार पर विभाजित किया जाए तो दो प्रकार का घुलनशील होता है विटामिन, एक पानी में और दूसरा वसा में। अब पानी में जो घुलनशील होता है वो क्या है? विटामिन बी, विटामिन सी। और जो वसा में बाकी जो भी बच रहे हैं वो वसा में घुलनशील होता है, जैसे KEDA, ADE, तो ऑप्शन सी आपका सही है, ये वसा में घुलनशील है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भोजन के मुख्य कार्य क्या है? तो चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो देखिए, भोजन का जो मुख्य कार्य है वो नई कोशिकाएं बनाना, वो टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत करना। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है, 7%। ठीक है दोस्तों, और जो इसका पीएच मान होता है वो होता है 7.4। रक्त का पीएच मान जो होता है 7.4 होता है। और एक वयस्क मनुष्य में औसतन रक्त कितना होता है? 5 से 6 लीटर। और किसी महिला में रक्त की जो मात्रा होती है वो पुरुष से आधा लीटर कम होती है। ठीक है दोस्तों, और इसका पीएच मैंने आपको बता दें 7.4 होता है। और रक्तदाब क्या होता है हम आपको बताते हैं। रक्तदाब क्या है? रक्त वाहिनियों में बढ़ते रक्त द्वार वाहिनियों के दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं। और सामान्य मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/80। ऑप्शन सी आपका सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आपका है, उच्च रक्तदाब हाई ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों,
देखिए ब्लड प्रेशर क्या है आइए हम जानते हैं इसके बारे में। ठीक है, हमारा हार्ट 1 मिनट के अंदर तकरीबन 60 से 80 बार ब्लड पंप करता है। 60 से 80 बार ब्लड को पंप करता है ये। अगर कोई खिलाड़ी है जो दौड़ रहा है तो उसमें क्या 80 से 100 बार पंप करता है ये। और जो हर बार ब्लड को एक प्रेशर मिलता है उसी प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में वो सर्कुलेट होता है। जो ब्लड है उसी प्रेशर के साथ पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, मतलब ये पूरी बॉडी में घूमता रहता है वो। वहीं ब्लड प्रेशर को हम मेजर करते हैं वेन के वॉल्व के द्वारा। जैसे वेन्स होता है उसके तो वॉल्व होती है, वहीं हम ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर का क्या क्रम है, मतलब बढ़ रहा है घट रहा है कैसे है वो। तो कभी ये बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। तो जो बढ़े हुए क्रम को हम क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, और घटे हुए क्रम को क्या कहते हैं, हाइपोटेंशन। तो ऑप्शन ए आपका सही है। ठीक है, चल दोस्तों चलिए अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। अब इसके पहले जो क्वेश्चन बताया उसी का आप समझ लीजिए उल्टा। निम्न रक्तचाप लो ब्लड प्रेशर को क्या कहा जाता है, तो हाइपोटेंशन कहा जाता है, हाइपोटेंशन कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रक्तदाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो देखिए इसके पहले हम आपको बता चुके हैं ब्लड प्रेशर के बारे में क्या क्या कैसे है। ठीक है, तो जो ब्लड प्रेशर जो नापा जाता है, रक्तदाब जो नापा जाता है उसका यंत्र कौन सा है, स्फिग्मोमैनोमीटर, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने की। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो देखिए सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे द्वारा रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज की गई। किसके द्वारा की गई दोस्तों, विलियम हार्वे के द्वारा। और कब की गई, 1628 ईस्वी में। अच्छा, जिसको सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं, रक्त परिसंचरण तंत्र को सर्कुलेटरी सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, बीच बीच में जो हम आपको बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है, हमारा शरीर असंख्य छोटी जीवित इकाइयों का बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं। देखिए ऊतक कहते हैं कि तंत्र कहते हैं, कोशिका कहते हैं, झिल्ली कहते हैं। तो दोस्तों प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है, एक सेल से होती है। जितने भी जीव हैं सबकी जो उत्पत्ति होती है वो एक कोशिका से होती है। और एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। सभी जीव का शरीर जो है वो एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है। और सभी कोशिकाएं मिलकर जब काम करती हैं तब एक जीव का निर्माण होता है। कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने, कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। 1665 ईस्वी में किया था। और सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका होती है, सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका सी सही है। बीच में जो मैं आपको बता रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिए, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। मैं बार बार ये बता रहा हूँ आपको। तो हर एक क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से पढ़िएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा आप। मानव रक्त में कितने प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। अब दोस्तों देखिए रक्त के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं, कई बार पढ़ा रहे हैं, कई क्वेश्चन इससे रक्त से आए हैं कि रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त का पीएच मान 7.4
एक वयस्क व्यक्ति में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है, महिलाओं में आधा लीटर कम होता है। अब दोस्तों रक्त में 2 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। वो तत्व कौन से हैं? पहला है प्लाज्मा। अब प्लाज्मा रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है? रक्त का लगभग 60% होता है। और दोस्तों जो दूसरा तत्व है वो है रुधिराणु। रुधिराणु और दोस्तों ये कितना प्रतिशत होता है? तो बाकी बचा 40% लगभग रुधिराणु का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ऑप्शन ए 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन आरबीसी मतलब लाल रक्त कणिका के निर्माण में सहायक होता है? देखिए दोस्तों, आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। अस्थि मज्जा, ठीक है दोस्तों। और आरबीसी के निर्माण में जो सहायक प्रोटीन होते हैं वो होते कौन कौन से हैं? देखिए आयरन होता है, प्रोटीन होता है, विटामिन B12 होता है एवं फोलिक एसिड होता है। सब लिखा है, ये नहीं लिखा है, फोलिक एसिड। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें प्रोटीन भी है आपके आंसर में, आयरन भी है, विटामिन B12 भी है। तो इसका मतलब दोस्तों आपका ऑप्शन ये आपका सब सही है। दोस्तों ऑप्शन आपका डी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसके पहले मैं आपको पढ़ाया, देखिए क्वेश्चन है मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण मतलब WRBC का निर्माण कहाँ होता है? तो मैंने इसके पहले बताया आपको कि RBC का निर्माण जो है वो अस्थि मज्जा में होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? देखिए पहले हम जानते हैं कि संधियाँ किसे कहते हैं। तो दोस्तों 2 या 2 से अधिक हड्डियों के जोड़ के स्थान को संधि यानी ज्वाइंट्स कहते हैं। जैसे 2 हड्डियां हैं जहां वो आपस में जुड़ती हैं, एक हड्डी हो गई और ये दूसरी हड्डी हो गई, तो ये जो बीच का जो जोड़ है इस जोड़ को हम ज्वाइंट्स या संधि कहते हैं। तो दोस्तों अब संधि 3 प्रकार की होती हैं, पूर्ण रूपेण चल संधि, अल्प चल संधि, अचल संधि। तो संधियों के बारे में हम आगे चल के विस्तार में कोई एक वीडियो बनाएंगे। तो देखिए ये जो संधि इसमें पूछा गया है, कोहनी व घुटने में किस प्रकार की संधि पाई जाती है? तो देखिए कब्जा संधि इसको बोलते हैं, जो दरवाजे की तरह केवल एक ही दिशा में मुड़ सकती हो उसे कब्जा संधि कहते हैं। जैसे उसका उदाहरण है कोहनी और घुटने की संधि। तो ऑप्शन आपका ए सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रक्त में पाई जाने वाली धातु है, देखिए रक्त में पाया जाता है लोहा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन आपका डी सही है। जल्दी जल्दी पढ़ाएंगे, जहाँ मुझे लगेगा कि बताना चाहिए उसमें कुछ आपको, तो हम आपको बताएंगे। हृदय की मांसपेशियाँ किस प्रकार की होती हैं? अब देखिए दोस्तों, हृदय हमारे शरीर का सबसे व्यस्त अंग है। इसका भार लगभग 300 ग्राम होता है। हृदय का भार जो है 300 ग्राम होता है। ठीक है दोस्तों, अब मनुष्य का हृदय जो है वो 4 चेंबर का बना होता है। जो मनुष्य का हृदय हो गया वो आपके 4 चेंबर में बना होगा। हृदय हो गया तो ये 4 चेंबर में बना है। अब चेंबर क्या होता है? दायां अलिंद और बायां अलिंद, दायां निलय और बायां निलय। तो दोस्तों ये आप समझिएगा, जो मैं क्वेश्चन आपको जो आंसर बता रहा हूँ, जो मैं समझा रहा हूँ, उसमें भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। सामान्य अवस्था में जो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार
1 मिनट में 72 बार धड़कता है तथा एक धड़कन में 70 मिली रक्त पंप करता है। 70 मिली रक्त पंप करता है। ये समझते रहिएगा आप लोग। कभी पूछ लेता है कि एक धड़कन में कितनी मिली रक्त पंप करता है, तो सर तो ध्यान दीजिएगा 70 मिली रक्त पंप करता है। और इसकी जो मांसपेशियां होती हैं वो अनैच्छिक होती हैं। तो दोस्तों ऑप्शन आपका बी सही है। ऑप्शन बी, हृदय की मांसपेशियां अनैच्छिक होती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो दोस्तों द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है सन 1985 में इसका आरंभ हुआ। 1985 में इसका आरंभ हुआ। ये दिया किसको जाता है दोस्तों? ये दिया जाता है, इसमें उन विख्यात कोचों को शामिल किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। किन खिलाड़ियों को प्रशिक्षित किया है? टीमों को। जो टीम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है जिनको इन्होंने। और पहले 5 लाख दिया जाता था, जो पुरस्कार जिनको मिलता था 5 लाख दिया जाता था। अभी ये बदला है, मैं आगे बताऊंगा। अभी पूरा कंफर्म नहीं कितना अभी मिल रहा है इनको, तो आगे मैं बताऊंगा कि। और एक साल में 5 अवार्ड से ज़्यादा नहीं दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार का। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आरबीसी का मुख्य कार्य क्या है? तो आरबीसी का जो मुख्य कार्य है वो शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन को पहुंचाना एवं कार्बन डाइऑक्साइड को वापस ले जाना है। तो अब जल्दी जल्दी पढ़ाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इतने पे जो भी आपको समझाया हूँ, कुछ क्वेश्चन लास्ट में मैं छोड़ दूंगा, उसका आंसर नहीं बताऊंगा, जो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक बालिका में भिन्नता का आधार क्या है? तो देखिए बालक बालिका में भिन्नता का आधार ऊंचाई का कोई मतलब नहीं है, मोटाई कोई मतलब नहीं, चौड़ाई का कोई मतलब नहीं है। लिंग भेद से हम ये समझ सकते हैं कि वो बालक है या बालिका है, वो महिला है या पुरुष है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। तो दोस्तों देखिए, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और आगे हम आपको अच्छे अच्छे वीडियो लेके आते रहेंगे आपके पास। और आशा करता हूँ जो भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें आपको सफलता मिले। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके साथ हैं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।